हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि भारत के प्रमुख नदी कौन कौन सी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पढ़े थे हम, उसमें सिंधु था, ब्रह्मपुत्र था, गंगा था, नर्मदा था, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उसी से प्रकार आज हम सिंधु के डेप्थ में जाएंगे। सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु कहाँ से निकलती है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। सुनिए, सबसे पहले जैसा कि कोई भी नदी कहाँ से निकलती है, इसके लिए दो स्रोत है, या तो पर्वत से निकलती है, पहाड़ से निकलती है, या ऊंचे स्थानों से निकलती है। देखते हैं, ये हमारे हिमालय की नदी में से आता है, ठीक है। ये इसका उद्गम क्षेत्र जो देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। तिब्बत में क्या है, हमारा मानसरोवर झील है, ठीक है। तो झील होता है जो तालाब से थोड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा समझिए झील से नदी निकल रही है। ये कौन सी झील है, पूछेगा आपसे कि सिंधु नदी किस झील से निकल रही है, तो मानसरोवर झील। मानसरोवर झील किस पर्वत पर है, तो समझिए कि कहाँ, ये कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कहाँ है, तिब्बत। पहला हम लोग देखें कि सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है, तो देखें हम लोग मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत में है। किस पर्वत पर है, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत का हम लोग का धार्मिक रिलेशन भी है, जैसे शिव जी का कैलाश पर्वत तक तो रहते हैं, पता नहीं है लेकिन सुनने में आया है। देखते हैं आगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा ये पूरा जो है मानसरोवर झील है, तो झील में बहुत से ग्लेशियर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पास एक बोखर-चू ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर, यहाँ बोखर-चू ग्लेशियर। बोखर-चू ग्लेशियर है। यहाँ हमारा मानसरोवर झील में एक बोखर-चू नाम का ग्लेशियर है, वहीं से हमारा सिंधु नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है, हमारी सिंधु नदी निकल रही है। कहाँ से, तो मानसरोवर झील के बोखर-चू ग्लेशियर के कैलाश पर्वत पर जो झील थे मानसरोवर झील, उसके बोखर-चू ग्लेशियर से निकल रही है। जब निकलती है तो यहाँ से इसका नाम सिंधु नहीं हो जाता है, निकलते समय इसका नाम होता है सिंघी खवांग। इसको चाइना में कहिए या तिब्बत की भाषा में कहिए, इसका नाम है सिंघी खवांग। क्या नाम है इसका नाम, जब निकलती है तो इसका नाम होता है सिंघी खवांग। सिंघी खवांग, सिंघी खवांग को भारतीय भाषा में इसको हम लोग शेर मुख भी कह सकते हैं। सिंघी खवांग का अर्थ क्या हुआ, शेर मुख। तो सिंधु नदी जब मानसरोवर झील से निकल रही है तो उसका नाम सिंधु नहीं है, उसका नाम क्या है, सिंघी खवांग। किस ग्लेशियर से निकल रही है, बोखर-चू ग्लेशियर से निकल रही है। किस पर्वत से निकल रही है, कैलाश पर्वत से निकल रही है। किस देश से निकल रही है, तो तिब्बत से निकल रही है। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा राज्य लद्दाख हो गया, तो लद्दाख में प्रवेश कर रही है जो हमारा सिंधु नदी है, बोखर-चू ग्लेशियर से निकलकर यहाँ चीन तिब्बत में बहते बहते यहाँ कर आकर हमको भारत में कहाँ आकर एंट्री कर रही है, तो यहाँ हमारा लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ आके एंट्री कर रही है। अब देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि हिमालय में बहुत से पर्वत श्रेणियाँ हैं। जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र था, जो 3 वो था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो देखिए, ये लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित हो रही है। पूछेगा आपसे कि जब भारत में प्रवेश करती है सिंधु नदी, तो किन 2 पर्वत श्रेणियां के बीच से गुजरती है, तो क्या बोल सकते हैं हम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां के मध्य से गुजरते हुए यहाँ गिलगित है। गिलगित यह क्षेत्र है, गिलगित जो है क्षेत्र, वहाँ यह महाखंड का निर्माण करती है। महाखंड करने का मतलब है कि गॉर्ज का निर्माण कर रही है। पूरा वहाँ देखने लायक रमणीय स्थल है, वहाँ लोग यहाँ इसको दर्शनीय स्थल के रूप में देखने आते हैं। गिलगित के समीप क्या करती है, वह महाखंड का निर्माण कर रही है। कौन सी नदी, तो सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ भारत में प्रवेश कर रही है, तो लद्दाख में प्रवेश कर रही है, और किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजर रही है, तो इसको हम पढ़ेंगे लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां से होकर प्रवेश कर रही है।
ये कहाँ गौर्ज बना रही है, विशाल गौर्ज महाखंड बना रही है, तो हमारा कहाँ बना रही है, गिलगित के समीप। उसके बाद यह जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के, अब देखिए यहाँ तक ये जब आई ना, यहाँ तक पहाड़ी भाग था इसका, देखिए सब पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ अदन है, अदन के पास के नीचे से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अदन क्या, अदन, ठीक है, अदन के पास वो क्या कर रहे हैं, मैदानी भाग में प्रवेश करी है, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आ गए, यहाँ नीचे नीचे बहते बहते यहाँ चलिए। अब यहाँ देखिए ये है मिठानकोट, इस शहर जगह का नाम क्या है, मिठानकोट। मिठानकोट के पास जो पचनंद है, पचनंद कहने का मतलब है जिसकी और सहायक नदी है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये पचनंद से मिल रही है कहाँ, तो यहाँ मेरे मिठानकोट के पास, ठीक। उसके नीचे आकर कराची से बहते हुए धीरे धीरे ये कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो हमने देखा कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे कैसे प्रवाह कर रही है। पहले तो इसको हम फिर से ब्रीफ कर दे रहे हैं एक बार। सबसे पहले पूछा कि सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है, तो तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के बोखरचू ग्लेशियर से निकल रही है। ये भारत में कहाँ प्रवेश कर रही है, तो लद्दाख जिले में। ये किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से गुजर रही है, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी से। कहाँ महाखंड का निर्माण कर रही है, तो गिलगित के पास। मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश कर रही है, तो अटन के पास। उसके बाद यहाँ देखें तो हम मिठानकोट के पास ही मिली पंचनद से। पंचनद कहने का मतलब है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। अब हम देखते हैं किसके बहुत सी प्रमुख सहायक नदी। सहायक नदी कहने का मतलब है कि अगर कोई, चलिए अब देख लेते हैं हम सिंधु के प्रमुख सहायक नदियाँ। सहायक नदी का कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं कि सहायक नदी किसको कहते हैं, जब कोई मेन नदी है इसमें कोई अगर दूसरी नदी अगर मिल रही है तो हम सहायक नदी कहते हैं। देखते हैं सहायक नदी कौन कौन सी है, जो हमारी सिंधु के सहायक नदी है। अब देखिए सिंधु के सहायक नदी को देखने से पहले हम सिंधु की दाएं सहायक भी है और बाएं सहायक नदी है। हम किसी का नदी का दाएं और बाएं कैसे समझ पाएंगे। अब देखिए दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट है कि मान के चलिए कि नदी इधर से इधर प्रवाहित हो रही है। कहाँ प्रवाहित हो रही है, इधर से इधर प्रवाहित हो रही है नदी। इसका दाएं और बाएं हम कह जाएंगे। तो जिधर प्रवाहित कर रहे उधर समय आप लेट जाइए। लेट जाइए का मतलब है कि वहाँ लेट जाइएगा तो देखिए जब इस नदी का प्रवाह इस तरफ है तो इधर लेटिएगा तो आपका मुंह इधर हो जाएगा और पैर इधर हो जाएगा। तो बताइए दायां साइड किधर हो जाएगा, दायां साइड इधर हो जाएगा और बायां साइड इधर हो जाएगा। हर नदी में इस तरह नहीं है कि दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। किधर जा रही है, जैसे कोई नदी यहाँ से यहाँ जा रही है, इधर जा रही है, इसका दायां किधर होगा, इधर, और बायां इधर। जहाँ जिस तरफ नदी प्रवाहित हो रही है उस तरफ आप मुंह करके लेट जाइए, ठीक। पेटकुनिया कहते हैं उसको, पेट भले लेट जाइए। जब लेट जाइएगा तो जो दायां हाथ होता है दायां साइड हो जाएगा, बायां हाथ बायां साइड। उस तरह सिंधु का प्रवाह इस तरह से हो रहा है। इसका जब पेटकुनिया में सुतेंगे तो किधर होगा, दाएं, इधर दायां साइड होगा, इधर बायां साइड। तो सिंधु के भी दाएं और बाएं सहायक नदियां हैं। देखते हैं पहला सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदी दाएं सहायक में श्योक है। अब देखिए श्योक कहाँ है, श्योक नदी देखिएगा तो आप लोग श्योक नदी ये है, श्योक नदी सिंधु की दाएं सहायक नदी है श्योक। श्योक के बाद देखिएगा श्योक हो गया, उसका नुब्रा है। तो देखिए ये नुब्रा है जो श्योक में मिल जा रही है और मिल कर कहाँ चल जा रही है, सिंधु में। हम देखें ये कौन सी नदी है, श्योक, यह है नुब्रा, और मिलकर कहाँ चल जा रही है, हमारी सिंधु में मिल जा रही है। अब बतावे कि यहाँ लद्दाख है जास्कर के आगे बढ़ जा रही है। अब देखिए उसके बाद और सहायक नदी है जैसे गिलगित। यहाँ पास देखिए तो ये भी दाएं सहायक है। गिलगित नदी जो है ये भी सिंधु की दाएं सहायक नदी है। उसके बाद गांस्टिंग और द्रास। गांस्टिंग और द्रास समझिए, यहाँ गांस्टिंग है, यहाँ द्रास। ये भी नदी क्या है, दाएं सहायक नदी है। किसकी, सिंधु नदी की सहायक नदी दाएं सहायक नदी है। पहला क्या देखें हम, श्योक, नुब्रा, गिलगित, उसके बाद गास्टिंग, द्रास। क्या देखें, पहला देखें हम लोग श्योक, नुब्रा, सब दाएं सहायक कर रहे हैं। श्योक, नुब्रा, ये गिलगित है, ये है क्या, गांस्टिंग, द्रास। उसके बाद देखिए इधर आइए पाकिस्तान साइड में, तो ये हमारा जो है जब अटन में हमको मिला जब ये मैदानी भाग में, तो वहाँ एक नदी आके मिल गई इसमें सिंधु में, उसका नाम है काबुल नदी। कौन सी नदी है, काबुल नदी। काबुल नदी के नीचे आएगा तो देखिए खुर्रम नदी है। खुर्रम नदी क्या है, खुर्रम नदी। यह है गोमल नदी, खुर्रम, गोमल, यह कोई नदी है, सब दाएं सहायक नदी है।
तो दायक सहायक नदी में सबसे महत्वपूर्ण हमको क्या है, श्योक, नुब्रा, हुंजा भी इसमें है। क्या है, तो हुंजा नीचे सहायक नदी है। क्या है, हुंजा और जास्कर है, ये सब नीचे सहायक नदी है। हुंजा और यह है जास्कर। ये हमारा श्योक हो गया, नुब्रा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गिलगित, ये हो गया गास्टिंग, द्रास, सब दाएं सहायक में हो गया। और नीचे से दो को देखे हुंजा और क्या देखे हम लोग, जास्कर। अब देखिए यहाँ देखे काबुल नदी जो पाकिस्तान में मिल रही है, मैदानी भाग में मिल रही है। यहाँ तक पर्वत था अटन तक, अटन के यहाँ से लेकर सब पर्वत भाग था, पर्वतीय भाग में। यहाँ मैदानी भाग में उसका कौन सी नदी मिली, तो काबुल नदी यहाँ पर मिल गई पाकिस्तान में। काबुल नदी मिली, खुर्रम नदी, गोमल नदी, इस तरह से और बहुत सी नदियाँ यहाँ पाकिस्तान में इसको आके मिलती है। सब कहाँ से आ रही है नदी बताइए, अब गेस कर सकते हैं। जहाँ पढ़े थे यहाँ हिंदू कुश पर्वत श्रेणी था, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी था, इधर कुर्नूल पर्वत श्रेणी था। तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से बहुत सी नदियाँ आकर मिल रही है, किसमें, सिंधु से। इसमें क्या है, काबुल, खुर्रम, गोमल, इसमें बहुत सी नदियाँ जो है दाएं सहायक नदी हो गई। देख लिए हम सिंधु के सहायक दाएं सहायक कौन कौन सी नदियाँ है, तो श्योक हो गया, नुब्रा हो गया, गास्टिंग हो गया, दरास हो गया, गिलगित हो गया, काबुल हो गया, खुर्रम हो गया और गोमल हो गया। सब कौन सी नदी है, दाएं सहायक नदी। किसकी दाएं सहायक नदी है, तो सिंधु के। अब देख लेते हैं हम लोग बाएं सहायक नदी। बाएं सहायक में तो हम लोग देखते हैं पंचनद का कॉन्सेप्ट। कौन सा, पंचनद। पंचनद कहने का अर्थ है कि जैसे हम लोग जीएस में जब स्ट्रैटेजी के पढ़ते हैं तो उसमें याद करते हैं कि 5 नदियों की भूमि पंजाब। तो पंचनद में सिंधु नहीं आएगा। पंचनद देखिए, सिंधु है, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, 5 नदी हो गया। तो पंचनद क्वेश्चन में आता है कि इनमें से कौन सी नदी पंचनद में नहीं आती है। ऑप्शन पहला में रहता है सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी। तो क्या है, सिंधु इसमें नहीं आएगी। पंचनद सिर्फ 5 नदी आएगी, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। जो पांचों नदी है ये बताइए, सिंधु की दाएं सहायक नदी होगी कि बाएं सहायक नदी। इसको पेटपुनिया जब हम सुतेंगे तो बाएं सहायक नदी हो, कहाँ होगी, बाएं सहायक नदी। देखिए बाएं सहायक नदी सबसे पहला देखते हैं, ये झेलम। झेलम यहाँ है, हम लोग पढ़े हैं बेरीनाग झरना, बेरीनाग झील कहाँ से है, जम्मू कश्मीर। वहां से झेलम नदी निकल करके भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहते हुए और जाकर फिर कहाँ मिल जाती है, चिनाव नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, पाकिस्तान में एक जगह है, वहीं जाकर मिल जाती है, किससे, चिनाव से मिल जाती है। कहाँ से निकल रही है, बैरीनाग झील से निकल करके और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहते हुए और कहाँ जा रही है, चिनाव नदी में मिल जा रही है। कौन सी नदी, झेलम। उसके बाद देखते हैं हम लोग झेलम के बाद चिनाव। चिनाव नदी का उद्गम चिनाव नाम से नहीं होता है। चिनाव नदी 2 नदियों के संगम से मिलकर एक बनता है। एक नदी का नाम है चंद्र नदी और दूसरा का नाम है भागा नदी। इस नदी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। एक नदी क्या है, चंद्र, और एक नदी है भाग। चंद्र और भाग 2 के नाम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चिनाव। चिनाव यहाँ से निकल करके बहते बहते जाकर कहाँ मिल जाती है, पाकिस्तान में मिल रही है, झेलम। कहाँ से मिल रही है, झेलम। झेलम और चिनाव यहाँ मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरी जो है हमारा है रावी नदी। कौन सी नदी, रावी नदी। रावी नदी, यह है हमारा रावी नदी। रावी नदी, अब देखिए रावी नदी, यहाँ रावी नदी निकल करके ये भी कहाँ मिल जा रही है, जाकर के चिनाव नदी में मिल जा रही है। रावी नदी जो है चंबा की घाटी से बहते हुए जाती है। कौन सी घाटी से, चंबा की घाटी से बहते हुए जा रही है। कहा जाता है कौन सी नदी जो है चंबा की घाटी से बहते हुए जाती है, तो वह रावी नदी, ठीक है। चलिए यहाँ रोहतांग दर्रा एक था, रोहतांग दर्रा से ही निकल रही है कौन सी नदी हमारी, रावी नदी। तो रोहतांग दर्रा से निकलते हुए चंबा घाटी की से प्रवाहित होते हुए ये कहाँ मिल जा रही है, हमारी चिनाव में मिल जा रही है। उसके बाद देखते हैं ब्यास। यहाँ ब्यास, जो ब्यास नदी है ब्यासकुंड से निकलती है। ब्यास नदी ब्यासकुंड से, ब्यास नदी भी ब्यासकुंड से निकल करके और यहाँ सतलज में मिल जाती है, हरिके बैराज। जब आप सुने होंगे कि सतलज नदी पर एगो हमारा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध, जो हमारा उसमें हरिके बैराज भी कहते हैं। हरिके बैराज में जाकर मिल जाती है किससे, सतलज से।
सतलज से मिल जाती है और फिर जाके सतलज नदी धीरे जात कहाँ मिल जाती है, जाके यहाँ चेनाब में मिल जाती है सतलज नदी। जब देखते हैं कि जब यहाँ ब्यास नदी है, ब्यासकुंड से निकल के हरिके बैराज में सतलज से मिल जाती है, तो अब देखते हैं सतलज नदी का उद्गम कहाँ है। ठीक है, सतलज नदी का उद्गम, तो सतलज नदी हमारा ये राकसताल झील है। राकसताल झील ये भी कैलाश पर्वत के निकट आसपास में तिब्बत में ही एक झील है, राकसताल झील। उससे हमारा निकल रहा है कौन सी नदी है, हमारा सतलज नदी। ये हमारे हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए और ये ब्यास से कहाँ मिल रही है, हरिके बैराज में मिलते हुए यहाँ बांध बांधा गया है। और इसके बाद कहाँ मिल जा रही है, फिर चिनाव से मिल करके और चिनाव में मिल के और चिनाव नदी फिर मिठानकोट में आकर मिल जाती है, किससे, सिंधु से। तो यहाँ बहुत से क्वेश्चन एराइज होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाव है। लेकिन आप लोग तो देख रहे हो कि यहाँ से आ रहा है सतलज नदी, जो कि सबसे बड़ा नहीं है। तो देखिए चिनाव नदी में मिल जा रहा है ये सतलज नदी, और चिनाव अंतिम में जाके मिल रहा है सिंधु से। इसीलिए कहा जाता है कि जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चिनाव नदी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु की वह कौन सी सहायक नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कुछ दूर तक प्रवाहित होती है, उसका नाम है झेलम। अगला क्वेश्चन यह भी होता है कि सिंधु की वह कौन सी सहायक नदी है जो भारत से निकलकर भारत में ही रह जाती है, उसका नाम है क्या, हमारा ब्यास नदी। कौन सी नदी, ब्यास नदी। और कौन ही ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि सिंधु की वह कौन सी सहायक नदी है जो हिमालय के पार से आकर इसमें मिल रही है, तो क्या है वो, सतलज नदी। तो हम लोग इसमें देखें कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। अब बेसिकली इसमें पूछता है कि सिंधु की कुल लंबाई कितनी है, तो ऐसे एक्यूरेट में पूछ रहा है आपसे, तो 2880 मीटर इसकी लंबाई है। किसकी, जो हमारा सिंधु की लंबाई कितना है, 880 मीटर इसका लंबाई सिंधु का। ठीक है, लेकिन हम राउंड फिगर में कह सकते हैं कि इसकी लंबाई 2900 मीटर भी हम लोग कह सकते हैं राउंड फिगर में। इसकी दाएं सहायक नदी देखें हम लोग श्योक, गिलगित, नुब्रा, गास्टिंग, द्रास, काबुल, खुर्रम, गोमर। इसकी बाएं सहायक नदियां भी हम लोग देखें, तो पड़े झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। एक किशनगंगा का नाम भी आता है कि किशनगंगा भी सिंधु की बाएं सहायक नदी है। तो हम लोग देखें सिंधु। अब देखिए इसमें देख रहे हैं हम लोग कि सिंधु जो है अधिकांश नदी यहाँ तिब्बत में प्रवाहित हो रही है और पाकिस्तान में प्रवाहित हो रही है, और भारत में इसका ज़्यादा लंबाई नहीं प्रवाहित हो रहा है। लगभग 1400 या 1100 मीटर भारत में प्रवेश कर रहा है। समझिएगा कि 1200 से 1400 के आसपास 1400 मीटर की लंबाई भारत में प्रवेश कर रहा है, प्रवाह कर रहा है। बाकी सब ज़्यादा पाकिस्तान में है और यहाँ, इसीलिए सिंधु को पाकिस्तान की गंगा कहा जाता है। अगर सिंधु नदी का पानी हम लोग यहाँ से रोक दिया जाए तो यहाँ पाकिस्तान भूखे मर जाएगा। वहाँ ऐसे भी पानी वर्षा उतना नहीं होता। वर्षा का रीजन बताते हैं आप लोगों को, जहाँ पहाड़ रहेगा वहाँ। तो जो सुलेमान श्रेणी है, देखते हैं सुलेमान श्रेणी और कौन सी थी, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। दम देखिए होता है ऐसे है, इसमें वर्षा होने की बहुत कम संभावना होती है, इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादा वर्षा ना होती है, लेकिन बाढ़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी का पानी इतना ज़्यादा पानी इसमें है, यहाँ बाढ़ ला देती है। तो यहाँ अगर हम पाकिस्तान का पानी रोक दें तो यह पाकिस्तान भूखे मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सिंधु जल समझौता हुआ है। क्या हुआ है? सिंधु जल समझौता। थोड़ा सा हम देख लेते हैं सिंधु जल समझौता के बारे में कि सिंधु जल समझौता क्या था। ठीक है, आगे इसी वीडियो में कंटिन्यू कर देंगे हम कि सिंधु जल समझौता क्या था। तो चलिए हम सिंधु नदी पढ़ लिए हैं। तो सिंधु नदी पर विवाद है जो पाकिस्तान और भारत के बीच है, उसी को मद्देनजर रखते हुए सिंधु जल समझौता हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। अब बताइए कि यह नदी किन दो देशों के लिए विवाद हो सकता है? तो भारत और पाकिस्तान। तो किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत के बीच हुआ और पाकिस्तान के बीच हुआ। सिंधु जल समझौता कब हुआ?
19 सितंबर 1960 को किन दो देशों के बीच हुआ? एक तो भारत है और दूसरा है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ? सिंधु जल समझौता। उस समय जो था इन दोनों के बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच। बताइए, जो समझौता होता है तो आप अगर घर में गांव में देखिए लड़ाई होता है तो दो आदमी लड़ते हैं तो अपने आप समझौता तो नहीं हो जाता है, तीसरा आदमी भी एक और आता है। तो बताइए, इसका भी तीसरा आदमी जो मीडिएटर था, मध्यस्थता करने वाला, वो विश्व बैंक था। कौन था? विश्व बैंक। विश्व बैंक तो सुने होंगे आप लोग। विश्व बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अब देखिए, ये विश्व बैंक है। विश्व बैंक इसका मीडिएटर का काम किया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु जल समझौता हुआ 19 सितंबर 1960 ईस्वी को। इसमें मीडिएटर के रूप में विश्व बैंक काम किया। ठीक है। अब देखिए, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जो जनरल अयूब खान थे। कौन थे? अयूब खान। तो इन दोनों के बीच संधि हुई और विश्व बैंक इसका मीडिएटर था। कब हुआ? 19 सितंबर 1960 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ। अब इस समझौते में कहा क्या गया? इसमें भारत के मुख्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के जो थे हेड वो राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान। इन दोनों के बीच में बातचीत हुआ, साइन हुआ, सिग्नेचर हुआ। इनका साइन हुआ जेएल नेहरू, इसका हुआ अयूब खान। क्या इसका इसमें साइन हो गया? और साइन हो गया तो इसमें कहा क्या गया था जो इसमें साइन हुआ? इसमें कहा गया कि जिस प्रकार हमने देखा कि सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां जो भारत से जाकर मिल रही है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि देख रहे हैं कि ये हमारा सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी देख रहे हैं। अब सिंधु नदी में 5 गो सहायक नदी मिल रहा है। पहला है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये 5 नदी मिल रहा है ना। सबसे बड़ी नदी सिंधु हो गया। इसमें कहा गया कि जो 6 नदी है उसमें 3 नदी का अधिकतर पानी यूज करेगा पाकिस्तान और 3 नदी जो नीचे वाली उसका अधिकतर हिस्सा पानी यूज करेगा भारत। अब देखिए, ऊपर के 3 नदियां कहने का मतलब है क्या क्या? ये हो गया सिंधु, ये हो गया झेलम, ये हो गया चिनाव। ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाव का जो है कि 80% पानी, 80 और 20 में बांट दिया गया कि 80% पानी जो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी जो हमारा है भारत यूज करेगा। अब देखिए, उसमें 3 नदी नीचे बच गया, रावी, ब्यास और हमारा सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज। तो इसका 3 गो नदी है जो नीचे के 3 नदियां, उसका तो है 20-80 के रेशियो कर दिया गया, जिसमें 20 कौन करेगा? पाकिस्तान और 80 करेगा भारत। तो इससे थोड़ा विवाद कम हुआ, लेकिन अभी भी तनातनी चलते रहती है इस नदियों को लेकर के। कभी कभी विवाद सामने आ जाता है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धमकी भी दे सकते हैं कि अगर हम ये सिंधु नदी का पानी रोक दिए तो आपका क्या होगा। ऐसा देखिए, उसमें मेन है कि मीडिएटर के रूप में विश्व बैंक काम करा तो हस्तक्षेप कर देता है और हर समय किस उसमें साइन हो जाता है, समझौता हो जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखें सिंधु नदी के बारे में। तो हम रिवाइज करवा सकते हैं इसको कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। बताइए, सिंधु नदी आप कह सकते हैं कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। उसके से निकल करके सिंधी खवांग जो उसका तिब्बत में नाम है, निकलते हुए भारत में लद्दाख में प्रवेश होकर के क्या लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती हुई गिलगित के पास एक महाखंड का निर्माण करती है। पर्यटन के पास पहाड़ी क्षेत्र से हटकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद मिठान कोस्ट के बाद यह पंचनद में मिल जाती है। उसके नीचे जाकर कराची में या अरब सागर में गिर जाती है। शॉर्ट हो गया। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, दाएं से भी और बाएं से। दाएं से हम देखें श्योक, नुब्रा, गिलगित, यहाँ देखें हम लोग गोमल, और देखें हम लोग खुर्रम, और दाएं सहायक नदियाँ। बाएं में देखें झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। उसमें था जो सबसे
लंबा सहायक नदी चिनाव था, झेलम जो था बॉर्डर पर बह रहा था। तो इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल